हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है हो चुका है समाप्त। और यहाँ पर जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है आप सभी लोगों का 2 अगस्त से। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जीके जीएस की कुछ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि हर दिन आपको 2 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के करवाए जाएँ हमारे द्वारा। तो बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा। आपका सीएचएसएल एग्ज़ाम के हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। इंग्लिश की भी कोशिश रहेगी कि करवा पाएँ आप लोगों के लिए। और बाकी क्या करना है कि आपको हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप सभी लोगों को जुड़ जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट के अपने। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर ली जाए कि आपका कहाँ हुआ, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये किस नंबर के थे। तो ये 5वें नंबर के थे। कई बार ये पूछा जाता है कि जो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, यानी आपका आयोजन तो पूछा ही जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस नंबर के थे। तो ये 5वें नंबर के थे। बाकी अगर बात करी जाए कि इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसके लिए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इनका आयोजन है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। और उसके साथ साथ नई दिल्ली में भी था, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में आप सभी को दिया होता है। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजित किए गए थे। अगर बात करें शुभंकर इसका क्या रहा हुआ था, तो शुभंकर इसका आशा थी जो कि एक महिला चीता है, और मोगली रहा हुआ था। मशाल जो है वो अमरकंटक थी। थीम सॉन्ग की बात करें तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो रहा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद करनी है। अगर पहले नंबर पर पूछें कि पदक के मामले में पहला स्थान किसका आया हुआ था, तो वो महाराष्ट्र का था पदक इस तालिका में पहला स्थान। बाकी दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर हरियाणा रहा हुआ था। और तीसरे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर रहा हुआ था। तो ये इस तरह से आपके रहे हुए थे। बाकी जो 2021 यानी कि इससे जो पिछले बार का पूछा जाए कि कौन था सबसे आपका कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, जो कि चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, उनका आयोजन पंचकुला हरियाणा में होता है। और वहाँ पर पदक तालिका में सबसे ऊपर हरियाणा रहा हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र था और उसके बाद कर्नाटक रहा हुआ था। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगर पहले संस्करण की बात कर ली जाए, ये सारे क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं तो मैं बताऊंगा किस प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था 2018 में, जो कि हरियाणा तब भी आपका पदक तालिका में पहले स्थान पर था, महाराष्ट्र दूसरे था और दिल्ली जो रहा हुआ था वो तीसरे स्थान पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल की सुविधा शुरू की गई है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल जो योजना है ये शुरू की हुई थे, सभी जो भी यहाँ पर थे स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है। बाकी रथ यात्रा जैसे होता है यहाँ पर, अगर ओडिशा से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे जिनकी बात करें। पहली चीज़ तो केलूचरण महापात्रा की बात कर लें कि बहुत बार इनसे पूछा जाता है कि जो केलूचरण महापात्रा हैं अगर इनकी बात करें तो ये ओडिसी से संबंधित कलाकार हैं। ओडिसी जो नृत्य है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इसके साथ साथ अगर ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाला पहला व्यक्ति पूछा जाए, ये भी अभी पूछा जा चुका है सीजीएल में कि पद्म विभूषण पाने वाला पहला व्यक्ति ओडिशा का कौन था, तो उसमें भी केलूचरण महापात्रा का नाम ही आता है। तो किसी भी नृत्यकार के नाम के पीछे अगर आप समझ सकते हैं लगा हुआ है महापात्रा, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित आपका होगा। क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत किन राज्यों में प्रचलित है। तो कर्नाटक अगर संगीत की बात करें तो आपका कर्नाटक में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में भी है, केरल में भी, तमिलनाडु में, यानी कि जो साउथ इंडियन स्टेट है यानी कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वहाँ पर है आपके कर्नाटक संगीत का चलन है। कर्नाटक शैली गायन शैली के जो प्रमुख रूप होते हैं उसमें वर्णम होता है, ज्वाली और तिल्लाना होते हैं। बाकी अगर कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति की बात करी जाए तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा रहे हुए हैं, जो कि कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। अगर कर्नाटक शैली का पिता कभी पूछ लिया जाए तो वो पुरंदर दास हो जाएगा। बाकी कर्नाटक शैली की जो थीम है पूजा अर्चना, मंदिर, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन और देशभक्ति पर हमेशा आधारित रही हुई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जिन लोगों ने ये पीडीएफ ले लिया है उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपका देखिए सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, साथ साथ एमटीएस का लगा हुआ है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस यानी कि डीपी का एग्ज़ाम भी नवंबर में लगा हुआ है। और जैसा कि पता है कि एसएससी में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली रिपीट होते हैं। तो 2022 में ये 3 एग्ज़ाम यहाँ पर हुए हैं, एसएससी एमटीएस 2022 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल 2022 40 शिफ्टों, एसएससी सीजीएल 2023 वाला 39 शिफ्टों में। तो इन सभी के जो प्रश्न पूछे गए
सभी शिफ्टों को मिला करके उन सभी शिफ्टों की अलग अलग जो आपके सभी एग्ज़ाम की PDF आपकी तैयार कर दी गई है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को लगा करके। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपको पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है। पूरा जो तीनों PDF का कॉम्बो है वो आपको 49 में यहाँ पर मिल रहा है, जो कि तीनों PDF के अमाउंट से ज़्यादा आप समझ सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं है तीनों PDF को देखेंगे। बाकी सिंगल जो एग्ज़ाम की PDF लेना चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आपको कांटेक्ट करके ये परचेस कर लेना है, जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया हुआ। और हर वीडियो में बताने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे नए लोग आकर के देखते हैं तो उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था, यानी कि रजिया जो सुल्तान थी उसको किस वर्ष अपदस्थ किया गया था। यहाँ पर तो 1240 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1236 में गुलाम वंश की शासक बनी हुई थी। पहली महिला शासिका रही हुई थी ये दिल्ली सल्तनत की, जो कि 1236 में गद्दी पर बैठती है और 1240 जो था इसमें गुलाम वंश इसका राज शासन खत्म होता है और गुलाम वंश से इसका संबंध था। बाकी बात करें तो पूरे मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका हुई थी, जो कि रजिया सुल्तान थी। कई बार ये भी पूछा जाता है रजिया ने, और ये भी पूछते हैं कि किसको घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। तो जमालुद्दीन याकूत को इन्होंने घुड़सवार सेना का सर्वाधिक अधिकारी नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु जो होती है वो 1240 में हो गई थी। और ये जो रहे हुए थे ये ममलूक डायनेस्टी, आपका गुलाम वंश कहते हैं, ममलूक वंश भी कहा जाता है, इल्बरी वंश भी कहा जाता है। तो इस तरह से रह जाते हैं। इनके जो तीसरे शासक थे इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया हुआ था, उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हुए थे, जिन्होंने स्थापना की हुई थी गुलाम वंश की, जो कि प्रथम वंश था दिल्ली सल्तनत का। दूसरा आराम शाह और तीसरा जो कैकूबाद आपको उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल किस जगत से संबंधित। अगर शैवाल की बात करें कि ये किससे संबंधित है तो थैलोफाइटा जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि शैवाल जगत संबंधित है। ये शुष्क और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। उनमें जड़ों और संवहनी ऊतकों का अभाव भी होता है। स्वपोषी प्रकृति के होते हैं, उनमें पोषण की स्वपोषी प्रणाली भी होती है और उनका जो संचित भोजन होता है वो आमतौर पर स्टार्च होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, यानी खेड़ा आंदोलन की बात करें जो सत्याग्रह हुआ था वो किस वर्ष हुआ। तो ये 1918 में हुआ था, यानी कि 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह के लिए। बाकी अगर 1917 की बात करी जाए तो 1917 था तब हुआ था चंपारण आंदोलन, यानी कि चंपारण जो आंदोलन है वो 1917 में हुआ था बिहार में, जो कि गांधी जी ने किया हुआ था। बाकी बात करें तो ये 22 मार्च से लेकर के 5 जून 1918 तक चला हुआ था। 1918 में जो कि गांधी जी के नेतृत्व में किया जाता है, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के जो खेड़ा जिले के किसान थे उनको अंग्रेज सर की कर वसूली के विरुद्ध इसको किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ये दूसरा आंदोलन था, 1917 में चंपारण हुआ था। खेड़ा जो था यहाँ पर 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा से भारतीय संविधान में क्या लिया गया। तो अगर कनाडा की बात करें कि इसमें भारतीय संविधान से क्या लिया गया, तो संघीय शासन व्यवस्था के जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिए गए, जिसमें कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन होते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा होती है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना होता है। तो सारी चीज़ें याद रखनी। जैसे अगर बात कर लें मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे पहले, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए, कई बार ये पूछे गए बीसीएससी सीजीएल के एग्जाम में, रूस से लिए गए। मौलिक अगर अधिकार की बात कर ली जाए तो यूएसए से लिया गया है। बाकी अगर एकल नागरिकता की बात कर ली जाए तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी संविधान संशोधन की बात कर ली जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपको यहाँ पर बता देते हैं, नीति निर्देशक तत्व तो आपका सीजीएल में पूछा गया कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती जो सूची है ये कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से आपके आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियाँ होती हैं, यानी जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान आया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आई हुई है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया और पंचवर्षीय योजना भी ली गई है। आपकी ब्रिटिश शासन प्रणाली और एकल जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक सर्वोच्चता ली गई, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। फ्रांस से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई है और जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो ये यहाँ पर आपसे लिए गए, तो सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग PDF और बाकी सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पर पाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से भी सभी लोगों को जुड़ जाना है।
क्वेश्चन है कि ग्रैंड जो स्लैम फ्रेंच ओपन था 2022 का विजेता कौन था। तो फ्रेंच ओपन 2022 देखिए यहाँ पर पूछा गया। तो पहली चीज़ क्या है कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों की यहाँ पर बात करने वाले। अगर फ्रेंच ओपन की बात करी जाए तो राफेल नडाल ने जीता हुआ है पुरुष एकल के अंदर फ्रेंच ओपन 2022, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला की बात करें तो ईगा स्विएटेक ने जीता है महिला का, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी, इन्होंने महिला एकल में जीता हुआ है। बाकी अब आ जाते हैं राफेल नडाल, ईगा स्विएटेक फ्रेंच ओपन के लिए हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता हुआ है। ये भी फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन दोनों जीता हुआ है राफेल नडाल ने पुरुष एकल में। महिला एकल में एशले बार्टी ने जीता हुआ है, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो ओपन था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने ही जीता हुआ था। बाकी आपका उसके बाद आता है विंबलडन। तो विंबलडन की बात करें तो जोकोविच जो नोवाक जोकोविच रहे हुए हैं सर्बिया के, उन्होंने पुरुष एकल में जीता। महिला एकल की बात करें विंबलडन की तो ई रैबकीना ने जीता, जो कि कजाकिस्तानी रूसी खिलाड़ी यहाँ पर हैं। उसके बाद लास्ट आता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन 2022 की बात करें तो पुरुष एकल में जीता हुआ है अलकराज गार्सिया ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और महिला में जीता हुआ है ईगा स्विएटेक ने, जिन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ था। याद रखना है फ्रेंच ओपन जीता है और यूएस ओपन, ये दोनों जीते हैं। ईगा स्विएटेक ने पोलैंड के खिलाड़ी हैं। जिस तरह से राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता हुआ है और फ्रेंच ओपन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता हुआ है। तो इस तरह से याद कर लें। बाकी अगर इनके चारों खेलों की बात कर लें तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ओपन में जिसने महिला एकल में जीता हुआ है एशले बार्टी ने, और पुरुष एकल में जीता हुआ है राफेल नडाल में, उसके आयोजन की बात करें तो जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन जिसमें कि जीता हुआ है ईगा स्विएटेक और राफेल नडाल ने, वो मई और जून में होता है। उसके बाद विंबलडन की बात करें तो ये जून और जुलाई में खेला जाता है। और यूएस की बात करें जिसको अलकराज ने जीता हुआ है तो ये अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। आपको किस तरह से याद रखना है कौन सा किस महीने में होता है। देखिए ए पहले आता है, ए पहले अल्फ़ाबेट आएगा तो ये जनवरी में हो जाएगा। ए के बाद क्या आता है, एफ आता है तो एफ उसके बाद मई जून चला जाएगा। याद रखना है 4 महीने बाद मई जून। उसके बाद यू आता है, यू वी फिर डब्ल्यू आता है। तो बस नीचे वाले दो उल्टे हो गए, डब्ल्यू वाला पहले कर लेना जो कि जून जुलाई में हो जाएगा, यूएस वाला बाद में कर लेना जो कि अगस्त सितंबर में हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि इनका जो आयोजन है वो किस महीने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि भारत का कौन सा गांव 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। अगर 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव की बात करें तो गुजरात का मोढेरा गांव ऐसा गांव है जहां पर 100% जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए हम नेक्स्ट है कि एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होती है 365 उसको क्लोज करने की शॉर्टकट की पूछी गई। तो Ctrl+W जो होता है इससे शॉर्टकट की होती है एक्सेल विंडो में क्लोज करने का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। तो अनुच्छेद 352 यानी कि 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर देते हैं, जिससे कि बाहरी की सुरक्षा और एक हिस्से को युद्ध की बाहरी आक्रमण द्वारा सशस्त्र विद्रोह के द्वारा उसे बचाया जा सके। बाकी भारतीय संविधान के जो आपातकालीन प्रावधान हैं ये अनुच्छेद 352 से 360 के अंदर दिए गए। उल्लेख इनका किया गया का आपका 18वें भाग में, ये याद रखना है। 15/3/18 आपका होता है। नेक्स्ट है आगे आपातकाल, ये भी यहाँ देख लीजिए कि कहाँ से लिया गया। तो ये जर्मनी से लिया गया, ये भी याद रखना है। आर्टिकल जो 356 होता है ये होता है किसी के राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लेख की स्थिति में सरकार के द्वारा इसे सरकार को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 होता है वो होता है भारत के वित्तीय स्वामित्व वाला शाख के खतरे के कारण आपका अधिरोपित आरोप काल यहाँ पर, ठीक है, आपातकाल। नेक्स्ट है कि वारली पेंटिंग किससे संबंधित है। तो वारली पेंटिंग की बात करें तो पहली चीज़ तो ये महाराष्ट्र, अगर राज्य से पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र से संबंधित होता है। महाराष्ट्र की एक जनजाति के द्वारा वारली पेंटिंग बनाई जाती है। और चित्रों में क्या होता है कि फसल पैदावार, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिक की थीम रहती है। वारली जनजाति की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के अंतर्गत आपकी आती है यहाँ पर वारली जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन होगा कि 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 2023 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। और इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का स्थापित किया गया था 21 मई 1904 को।
मुख्य अंग इसके फीफा कांग्रेस और जो कहाँ पर स्थापित है तो आपका पेरिस में स्थापित है। तो वर्तमान जो चैंपियन है वो राष्ट्रीय जो फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है वो वर्तमान की चैंपियन है। तो ये था आज का एनालिसिस। सेकंड वीडियो आपको शाम में मिल जाएगा। डेली 2 आपको जैसे बोले हैं कि 2 वीडियो आपको मिलेंगे तो 2 ही मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आपको बस क्या करना है कि वीडियो को लाइक शेयर साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाकर के आप लोग को जुड़ जाना है। हर अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी।